गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आज की ताज़ा खबर में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर का ये सेक्शन ग्लोबल न्यूज़ के साथ। तो यूएस इकोनॉमी से एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, जिसके बाद थोड़ा सा मार्केट्स ने भी पॉजिटिव यहाँ पे एक इम्पैक्ट दिखाया है नास्डैक में वगैरह। इसका मेजर रीजन है जो यूएस यूके का डील, इकोनॉमिक ट्रेड डील होने वाला था वो हो चुका है। एज पर मिस्टर ट्रम्प उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो टैरिफ्स है वो एक यूएस यूके ने लोअर साइड पे यहाँ पे अनाउंस कर दी है, जिसमें मेनली जो कार एंड स्टील रिलेटेड टैरिफ्स है वो कम हो गए हैं। तो बेस टैरिफ जो था 10% का वो वैसे ही रहने वाला है, बट ब्रिटिश मेड कार्स के लिए जो 27.5% का टैरिफ था वो भी 10% पे रिडक्शन यहाँ पे कर दिया गया है। मेनली जो ब्रिटिश कार मेकर्स है, ब्रिटिश मतलब यूके है, वो कार मेकर्स है उनको कोटा दिया है फॉर 1 लाख कार्स अ ईयर, जो वो यूएस में सेंड कर सकते हैं ये लोअर टैरिफ रेट पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो 25% के टैरिफ्स है अभी जो स्टील के एक्सपोर्ट्स पर यूएस लगा रहा है वो भी जीरो पर अभी शिफ्ट होंगे, मतलब वो टैरिफ्स पूरी तरह से निकल जाएंगे। अगेन जो प्लेन एरोप्लेन रिलेटेड भी जो मटेरियल एक्सपोर्ट होता है उसके पार्ट्स वगैरह वहां पे भी एक ये टैरिफ फ्री उनको कर दिया गया है ये डील में। अल्सो जो एग्रीकल्चर टैरिफ्स है वहां पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस है बीफ के लिए, तो वो वहां पे ब्रिटिश जो फार्मर्स है उनके लिए टैरिफ फ्री कोटा एक यहाँ पे दिया गया है। एग्रीकल्चर के केस में 13,000 मेट्रिक टन तक कुछ भी टैरिफ लगेगा नहीं उस पर। वैसे तो कल और एक न्यूज आई थी कि फेडरल जो है उनकी मीट हुई थी फेडरल की, उसके बाद अगेन रेट्स में कुछ भी चेंज वहां पे नहीं हुआ है, तो वो भी एक थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट अभी मार्केट्स पे दिख ही रहा है, यूएस मार्केट पे। तो ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो ये एक पॉजिटिव डील यूएस और यूके की यहाँ पे हुई है रिलेटेड टू टैरिफ्स। अगेन यूएस के जॉबलेस क्लेम्स का भी यहाँ पे एक डेटा आया है। जो ट्रेंड लास्ट वीक दिखा था वो थोड़ा सा अभी कम हुआ है ट्रेंड। इनिशियल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो गिरे हैं 2,28,000 पे, जो एक्सपेक्टेड था 2,30,000, तो बिलो एक्सपेक्टेशन है। प्लस 13,000 का डिक्रीज है अगर हम पिछले वीक से कंपेयर करेंगे। पिछले वीक में थोड़ा सा स्पाइक आया था जॉबलेस क्लेम्स में, मेजरली बिकॉज जो स्कूल का ब्रेक्स वगैरह चल रहा था उसके चलते। तो वो एक टेम्पररी जंप है ऐसा ये रिपोर्ट्स में बोला है। प्लस जो कंटिन्यूइंग क्लेम्स है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वो भी यहाँ पे 29,000 से गिर के 1.88 मिलियन इतने रिकॉर्ड किए गए हैं। देन अभी नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी की न्यूज। तो हम सबको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल रहा है। दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से अटैक्स आर स्टिल गोइंग ऑन, जिसका एक इम्पैक्ट अगर हम देखा जाएगा तो निफ्टी 50 पे कल भी दिखा था। 0.58% से इंडेक्स कल डाउन पे क्लोज हुआ है। तो एक टेम्पररी इम्पैक्ट बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट पे इसकी वजह से आएगा। बट वी ऑल नो दैट इंडियन आर्मी इज ऑल्सो रिटेलिएटिंग जो भी अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। तो हम बस यही ट्रस्ट और फेथ रख सकते हैं कि इंडियन आर्मी वहां पे हमारे लिए बॉर्डर पे जंग लड़ रही है, एंड एस्केलेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन फ्रॉम बोथ कंट्रीज। तो हमें बस हमारी आर्मी को ही मुझे यहाँ लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। बट स्टिल एक थोड़ा सा इम्पैक्ट इस चीज का मार्केट्स पे दिख सकता है। वो अभी वेट एंड वॉच ही रहेगा आज जो भी होगा उसके बाद। देन अगेन एक न्यूज है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई का जो डिविडेंड पेमेंट आने वाला है FY 2025 में गवर्नमेंट के लिए, तो ऐसे एस्टिमेटेड है कि जो पिछले साल का FY 2024 का पेमेंट था उससे ये 50% ज्यादा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पोल्स हुए उसके एस्टिमेशन से। इन FY 2024 आरबीआई ने ऑलमोस्ट 2.1 लाख करोड़ रुपीज का डिविडेंड पेमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट को किया था, तो उससे 50% बढ़कर होने के चांसेस है जो FY 2025 का अभी पेमेंट है। मेजरली बिकॉज अभी फिस्कल डेफिसिट का एक गैप भी बढ़ा है, प्लस जो बैंकिंग सिस्टम में भी अभी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी लाना इंपॉर्टेंट है। अगर कंजम्पशन का बूस्ट तो टैक्सेशन वगैरह के थ्रू दिया है गवर्नमेंट ने, बट और अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो वहां से भी एक लिक्विडिटी चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आरबीआई ये डिविडेंड में भी 50% ज्यादा दे सकती है इन FY 2025, ऐसा एस्टिमेट्स ने बोला है। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में। तो स्टार्टिंग में जो Q4 FY 2025 के रिजल्ट का सीजन है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट है एशियन पेंट्स का।
तो एशियन पेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट आया है। कंपनी ने ओवरऑल यही बोला है कि जो राइजिंग कंपटीशन है प्लस म्यूटेड डिमांड एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ओवरऑल जो पेंट इंडस्ट्री है वहां में पे ही एक स्लगिशनेस है डिमांड में। अगर हम कंपनी का वॉल्यूम और वैल्यू वाइज अगर ग्रोथ भी देखेंगे तो इन केस ऑफ डेकोरेटिव बिजनेस, अगर हम FY24 का नंबर अगर देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ है 2.5%। FY25 के नंबर, सॉरी, वॉल्यूम ग्रोथ है 2.5% ऑन YoY बेसिस एज कम्पेयर टू FY25, बट वैल्यू ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, डी ग्रोथ हो गया है। 5.7% से वैल्यू कम हो गई है। तो प्राइसिंग का प्रेशर यहाँ पे एक दिखता है। अगेन अगर Q4 FY25 के हिसाब से देखेंगे तो वॉल्यूम 1.8% से बढ़ा है इन केस ऑफ डेकोरेटिव बिजनेस, बट जो वैल्यू है वो डी ग्रोथ हुई है 5.2% से। सिमिलरली जो इनका डेकोरेटिव प्लस इंडस्ट्रियल पेंट्स का भी सेगमेंट है वहां पे भी यही सिनारियोज दिख रहे हैं। अगर FY25 का देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे 2.8% से बढ़ा है, जबकि वैल्यू का अगेन यहाँ पे भी डी ग्रोथ दिख रहा है 4.6% से। प्लस इनके जो Q4 FY25 में इसकी ही वजह से जो नेट प्रॉफिट है ओवरऑल 42% से ऑन YoY बेसिस यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। एंड जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी है ये क्वार्टर का वो 4.3%, मतलब सिंगल डिजिट ही यहाँ पे ग्रोथ है। जो प्राइसिंग का प्रेशर कंपनी बोल रही है वो इनके मार्जिन में भी दिख रहा है। एंड सिमिलरली इनका जो अभी का रिजल्ट भी है उसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है, 84 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक किया है जो इनकी इंडोनेशियन सब्सिडरीज है उसके रिलेटेड, प्लस इम्पेयरमेंट लॉसेस भी कुछ बुक किए हैं कंसिडरिंग टू जो इनका पास्ट में सब्सिडरी एक्विजिशंस की वजह से जो गुडविल था वगैरह उसकी वजह से। एंड अभी जो कॉन कॉल भी हुआ था कंपनी का तो उसमें भी उनके जो सीईओ है अमित सांगले, उन्होंने यही बोला है कि एक अंडर एस्टिमेटेड कंपटीशन जो ओवरऑल जो कंपटीशन है वो कंपनी ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि स्पेशली वीक मार्केट्स में बहुत ज्यादा प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली ये भी बोला कि बिरला ओपस एक बड़ा प्लेयर यहाँ पे एक इम्पैक्ट हो रहा है, बट प्लस क्योंकि वो हेविली भी इन्वेस्ट कर रहा है ओवरऑल मार्केट शेयर गेन करने के लिए। बट ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड कि प्राइस इज नॉट 1 ईयर स्ट्रैटेजी, मल्टी ईयर गेम है। सो एग्रेसिव परफॉर्मेंस जो दिख रहा है वो टेम्पररी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म में जो इनका स्ट्रैटेजी है वो इंटैक्ट रहेगा एंड जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके बढ़ सकता है, ऐसा एक कमेंट्री इन्होंने दिया है। इसके बाद कल्याण ज्वेलर्स का भी रिजल्ट आया है। कंपनी का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो 36% से बढ़ा है Q4 का एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर YoY बेसिस पे। रेवेन्यू भी है वो भी 36% से ही अप्रॉक्स 36.6% से यहाँ पे बढ़ा है। बेसिकली जो अभी डिमांड फेस्टिव सीजन की वजह से अच्छी खासी डिमांड थी, अक्षय तृतीया भी थी प्लस वेडिंग सीजन भी है, तो उसकी वजह से एक अच्छा डिमांड यहाँ पे कंपनी ने फेस किया इन केस ऑफ ज्वेलरी, इनका जो सेगमेंट है। EBITDA बढ़ा है बाय 35%, ऑलमोस्ट 400 करोड़ का ऑन YoY बेसिस। EBITDA मार्जिन जबकि थोड़े से गिरे हैं बाय 10 बेसिस पॉइंट, 6.5% का EBITDA मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर हम YoY बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे डिक्लाइन है। दिस इज मेजरली बिकॉज कंपनी के जो फ्रेंचाइजी बेस्ड शोरूम्स है वो अभी बड़े हैं, तो उसका एक्सपेंस यहाँ पे आया है एडिशनल। कंपनी का अभी का जो क्वार्टर का रेवेन्यू था उसमें से ऑलमोस्ट 42% रेवेन्यू अभी फ्रेंचाइजी शोरूम से आया है। जो इनके शोरूम्स थे Q4 FY25 में ऑलमोस्ट 204 शोरूम्स थे, जो अभी बढ़ के 278 हुए हैं। तो 36% ऑन YoY बेसिस यहाँ पे ग्रोथ हुआ है इन केस ऑफ नंबर ऑफ शोरूम्स। प्लस SSSG भी जो है अभी ये क्वार्टर का कंपनी ने रिपोर्ट किया है 20% साउथ इंडिया में एंड नॉन साउथ में 22%। SSSG मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सो बेसिकली जो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वहां पे कितना यहाँ वहां से एक ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, वो ये नंबर शो करता है, विच इज गुड। एंड स्टडेड रेशियो भी बढ़ा है थोड़ा सा, 31% पे बढ़ा है, जो पहले 29% था पिछले साल की क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करेंगे। स्टडेड रेशियो मेजरली ये दिखाता है कि ओवरऑल ज्वेलरी में डायमंड का पोर्शन कितना है या फिर कोई भी स्टोन्स का पोर्शन कितना है। तो अभी कंसिडरिंग गोल्ड की प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ी थी तो उसकी वजह से ही ये स्टडेड रेशियो बढ़ा है, क्योंकि लोगों का बजट तो मोस्टली फिक्स रहेगा डिमांड साइड से, तो थोड़ा बहुत ये मिक्स जो बोलते हैं गोल्ड डायमंड का वो थोड़ा सा इससे इंडिकेट होता है। तो यहाँ से यही दिख रहा है कि स्टडेड रेशियो बढ़ा है
एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। देन अगला रिजल्ट है L&T का, लार्सन एंड टूब्रो। कंपनी ने 25% का नेट प्रॉफिट का जंप यहाँ पे रिपोर्ट किया है। 5,497 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है इन दिस क्वार्टर। ये मेजरली बिकॉज एक रेवेन्यू ग्रोथ तो हुआ ही है, प्लस एक एक्सेप्शनल आइटम भी है कंपनी के यहाँ पे। एंड ऑर्डर इनफ्लो जो है Q4 FY25 का, अभी के लिए उनका ऑर्डर बुक ओवरऑल इनफ्लो जो है 89,613 करोड़ से, जो 24% अप है ऑन YOY बेसिस। मेजरली 70% ऑर्डर इनका इंटरनेशनल बुक से है। प्लस अगर हम फुल ईयर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ने 15% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इंक्रीज रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू भी 16% से बढ़ा है, जो कि उन्होंने गाइडेंस दिया था पहले ही कंपनी ने, उसके अराउंड ही है। मेजरली बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड ग्रोथ हुआ है इनका जो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोजेक्ट वाला सेगमेंट है उसमें। प्लस जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक अगर हम कंपनी के देखेंगे बाय द एंड ऑफ FY25, वो भी ऑलमोस्ट 5,79,137 करोड़ के आसपास है, जो 22% YOY बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज हुई है, जिसमें मेजरली 46% इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। एंड अगर हम फ्रेश ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो वो भी 3,56,000 करोड़ के आसपास है। अब तक की कंपनी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट फ्रेश ऑर्डर का ये नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया इन FY25। एंड ओवरऑल एक ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इनफ्लो कंपनी के लिए है, जो कि आगे की ट्रेजेक्टरी जो कंपनी ने दी है वो यहाँ पे दिख रही है ओवरऑल। इसके बाद टाइटन ने भी अपने रिजल्ट के नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं। ओवरऑल जो प्रॉफिट है उनका इन केस ऑफ Q4 FY25 13% से यहाँ पे बढ़ा है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें फॉर द क्वार्टर कंपनी की कंसोलिडेटेड लेवल पे, वो भी 18.8% से बढ़ा है, जिसमें ज्वेलरी सेगमेंट इनका 25% से बढ़ा है, वॉचेस भी 20% बढ़ा है, आई केयर सेगमेंट 16% बढ़ा है, इमर्जिंग बिजनेस मतलब जो कि रिटेल का बिजनेस है इनका, स्किन, तनायरा वगैरह जो प्रोडक्ट्स है, वो सिंगल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट की है 5% की। अगर हम मार्जिन के लेवल पे देखेंगे तो ओवरऑल मार्जिन इनके इन केस ऑफ Q4 FY25 10.6% यहाँ पे कंसोलिडेटेड लेवल पे रिपोर्ट हुआ है। 17 बेसिस पॉइंट का ही इंक्रीज है, पिछले साल के Q4 में वो 10.4% के अराउंड थे। मेजरली इसका रीजन ये है कि ज्वेलरी के मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं इन दिस क्वार्टर, 11.9% पे है, जो पिछले साल 12.1% पे थे। बट इसका ही एक ऑफसेटिंग वॉचेस के एंड आई केयर के मार्जिन में हुआ है। वॉचेस एंड आई केयर के मार्जिन इनके अच्छे खासे बढ़े हैं। आई केयर 10.4% पे है ईबिट लेवल के मार्जिन अगर हम देखेंगे तो, जो कि पिछले साल में 4.8% था। एंड वॉचेस का भी 11.8% पे है, जो पिछले साल 8.5% पे था। अगर हम FY25 के हिसाब से भी नंबर्स की बात करेंगे कंपनी के लिए, तो ओवरऑल इनका जो टोटल इनकम है कंसोलिडेटेड लेवल पे वो 18% से यहाँ पे बढ़ा है। एबिट भी जो है वो भी 4.7% से बढ़ा है। एबिट मार्जिन जबकि FY25 में डिक्लाइन हुआ है, कंसोलिडेटेड लेवल पे 9.6% का मार्जिन कंपनी ने FY25 में रिपोर्ट किया है, विच इज 148 बेसिस पॉइंट डाउन एज कम्पेयर टू FY25। इसका मेजर रीजन अगेन वॉचेस छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट में यहाँ पे इनके मार्जिन गिरे हैं। ज्वेलरी में भी अगेन 10.2% का मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल 12% के अप्रॉक्स था। वॉचेस में 12% का मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट किया है। जैसे मैंने बोला, वॉचेस में एक मार्जिन इंप्रूवमेंट है बिकॉज प्रीमियम वॉचेस का इनकम मिक्स थोड़ा बढ़ गया है, तो अभी 12% के मार्जिन रिपोर्ट किए FY25 में, जो पिछले साल 10% के अप्रॉक्स थे। आई केयर में भी 10.7% के इबिट मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं, जो FY24 में 11.7 थे। इनका कैरेट लाइन का जो है जो ब्रांड है टाइटन का, वहां पे भी इनकम 23% से बढ़ा है इन दिस क्वार्टर। स्टडेड ज्वेलरी का रेवेन्यू अगेन 19% से बढ़ा है। जो गोल्ड ज्वेलरी है एंड कॉइन्स, उसमें भी 44% से वाई बेसिस पे ग्रोथ आई है। तो सिमिलर रीजन से अक्षय तृतीया वगैरह भी था, उसकी वजह से ये ग्रोथ है। एंड जैसे मैंने बोला, स्टडेड ज्वेलरी की यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ी है बिकॉज अगेन गोल्ड प्राइसेस बहुत हाई थी, तो अगर कोई बजट वाले कस्टमर्स है तो दे विल प्रेफर दिस स्टडेड ज्वेलरी मोर। एंड FY26 के लिए कंपनी ने यही बोला है कि मार्केट शेयर एक्सपेंशन में इनका मेजरली फोकस रहेगा, प्लस जो भी इमर्जिंग जो रिटेल के भी इनके सेगमेंट है वो भी एक इवॉल्व करने में इनका प्रॉपर फोकस रहेगा। इसके बाद एक FMCG सेक्टर के रिलेटेड एक न्यूज है। तो एक रिपोर्ट आया है जिसके हिसाब से जो रूरल डिमांड है FMCG में, वो 11% से ड्राइव हुई है इन Q4 FY25। एंड वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पे दिख रहा है
5.1% का। अगर हम इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर एज अ सेक्टर लेवल पे बात करेंगे तो 11% से बढ़ा है इन Q4 FY25 एज पर टू दिस रिसर्च रिपोर्ट। एंड मेजरली इट इज ड्रिवन बाय 5.6% का जो प्राइस राइज हुआ है उसकी वजह से। वॉल्यूम ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, 5.1% पे अभी है वॉल्यूम ग्रोथ, जो 6.1% पे थी पिछले साल के Q4 FY24 में। इसका मेजरली रीजन है इन्फ्लेशन प्लस थोड़े से स्मॉल पैक साइज में अभी ज्यादातर कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं चीजें खरीदना। रूरल मार्केट की डिमांड अभी भी आउटपेस्ड है एज कम्पेयर टू अर्बन। ये पिछला पूरा एक साल के बाद अभी सेम स्टोरी इज रिपीटिंग। एंड जैसे हमने बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स भी हुए, नेस्ले, एचयूएल, डाबर, गोदरेज, ये सब ने यही बोला है कि अर्बन डिमांड में अभी भी स्टिल सॉफ्टनेस दिख रही है इन Q4, बट दे एंटिसिपेट अ रिवाइवल इन नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स। तो इट्स अ वेट एंड वॉच थियरी फॉर दैट। इन केस ऑफ डाबर ऑल्सो उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि बिकॉज ऑफ राइजिंग फूड इन्फ्लेशन एंड राइजिंग लिविंग कॉस्ट, अर्बन से में थोड़ा सा डिमांड का प्रेशर दिख रहा है कंपनी को अभी भी। तो एक मिक्स्ड सेक्टर के सिग्नल्स यहाँ पे बोल सकते हैं इन केस ऑफ एफएमसीजी। अगर इन्फ्लेशन ईज आउट होता है, जैसे कंजम्पशन का बूस्ट अभी गवर्नमेंट ने दिया है, प्लस अभी थोड़ा बहुत लिक्विडिटी भी आएगा, आरबीआई ने जो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया उसके बाद, तो उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा अपटिक आ सकता है ओवरऑल सेक्टर में, ये बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इंडसइंड बैंक के रिलेटेड एक न्यूज है। तो काफी कुछ चल रहा था बैंक में, तो अभी जीटी ने जो उनका एक बोलते हैं रिव्यू वाला जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट किया है आरबीआई को, फॉरेंसिक रिव्यू का रिपोर्ट। तो वहां पे जीटी ने ये सबमिशन में पॉइंट्स कुछ डाले कि जो इंडसइंड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे की है, ऐसे कुछ एलिगेशंस जीटी ने वहां पे डाले हैं इन दैट रिपोर्ट। बैंक ने ये भी एडमिट किया है कि मार्च 2025 में जो इनकरेक्ट इंटरनल डेरिवेटिव अकाउंटिंग हुई थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट $230 मिलियन का यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी हुआ था उसके बैलेंस शीट में। एंड जो सीईओ जो भी नहीं है, मतलब दोनों सीईओ जो छोड़ के चले गए, मिस्टर सुमंत कथपालिया एंड डेप्यूटी सीईओ जो अरुण खुराना थे, ये दोनों ने रिजाइन किया है। कथपालिया इन्होंने तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टर्म लिखे, एंड खुराना जी इन्होंने भी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स, ये दोनों टर्म्स से एक रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया है। तो जीटी ने यही इंडिकेट किया है कि मार्च 2024 टू मार्च 2025 में ये दोनों ने मिस्टर कथपालिया ने ऑलमोस्ट 283 मिलियन रुपीस के यहाँ पे जो शेयर से इंडसइंड बैंक है वो सेल किए, एंड देन अगेन $103 मिलियन का परचेस किया। प्लस खुराना इन्होंने भी 321 मिलियन रुपीस का यहाँ पे शेयर्स जो है बेचा। तो ओवरऑल दोनों ही जो सीईओ डेप्यूटी सीईओ है इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है विदाउट डिस्क्लोजरिंग दैट बिफोर टू स्टॉक मार्केट, ऐसा इन्होंने जीटी ने रिपोर्ट में एक पोटेंशियल इनसाइडर ट्रेडिंग वायोलेशन का रिमार्क दिया है। प्लस इन्होंने ये और एडिशनल रिमार्क्स ये भी दिए कि प्रॉपर एसओपीज, इनएडिक्वेट एसओपीज है, प्रॉपर एसओपीज नहीं थी, मैनुअल अकाउंटिंग पे बहुत ज्यादा रिलायंस था इनका, एंड जो ईमेल्स है उससे यही सजेशन हो रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा यहाँ पे डिलीट किया गया है। प्लस मार्केट रिस्क जो टीम है उन्होंने कंसर्न्स इसके रिलेटेड ऑलरेडी रेज किए थे इन मार्च 2015 जो इग्नोर हुए हैं। तो ओवरऑल आरबीआई ने तो अभी ये रिपोर्ट रिसीव कर ली है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, एंड आरबीआई हैज अश्योर्ड कि बैंक फाइनेंशियली साउंड रहेगा, प्लस एज अर्ली एज पॉसिबल आरबीआई विल वहां पे एक नया सीईओ अपॉइंट करेंगे टू कंटिन्यू द बैंक्स ऑपरेशन। इंडसइंड बैंक का शेयर भी थोड़ा सा अभी गिरा ही था कल, 2-3% से, वहां पे भी एक शेयर डाउन ही है। तो लेट्स वी विल हैव टू सी कि आगे जाके और क्या डेवलप होती है स्टोरी इन दिस केस। सो आई होप आपको आज की ताज़ा खबर का ये आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।